Hello everyone, welcome to Political Science Classroom, BA third year, Government College, रावतभाटा। BA थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में हम पढ़ रहे थे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस किस प्रकार ली जाती है, सदस्यों का निलंबन किस प्रकार से किया जाता है, यही आज हमारे अध्ययन का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कितने प्रकार की होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की सदस्यता दो प्रकार की होती है, एक तो प्रारंभिक सदस्यता और दूसरे सदस्य होते हैं बाद में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा जो महासभा की कार्रवाई के द्वारा जो सदस्यता प्रदान की जाती है वो सदस्यता। तो प्रारंभिक सदस्यता और प्रदान की गई सदस्यता। प्रारंभिक सदस्य वो सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या फिर सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या थी 51। दूसरे प्रकार की सदस्यता में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हों एवं चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों और जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती हो। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति और इन 9 सदस्यों में वो 5 स्थायी सदस्य अवश्य हों जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार से कोई भी राष्ट्र इस बहुमत से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। कोई भी स्थायी सदस्य यदि सहमत नहीं है किसी देश को सदस्यता देने के लिए तो वो सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रसंघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन है। जहां 1934 में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या 60 थी, वहां अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ समय पहले पूर्वी तिमोर के नाम से प्रसिद्ध तिमोर लेस्ते को 2002 में सदस्यता दी थी। वर्तमान में 193वां जो सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। जब सूडान के 2 पार्ट हुए, दक्षिणी सूडान और सूडान, तो दक्षिणी सूडान के नाम से अलग हुआ राष्ट्र इसका 193वां सदस्य बना। तो ये तो थी सदस्यता ग्रहण करने की बात। अब है सदस्यता का निलंबन किस प्रकार से किया जाता है। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है, यानी निलंबन में भी सुरक्षा परिषद और महासभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन चार्टर की धारा 5 और 6 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निलंबित किया जा सकता है एवं उनकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है। 22 सितंबर 1992 को पूर्व में जो यूगोस्लाविया था उसको सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित किया गया था। महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को, जिसको 92 में निलंबित कर दिया था, उसको 2 नवंबर 2000 में पुनः इसकी सदस्यता
प्रदान की। कंबोडिया में विधिवत निर्वाचित सरकार के गठन के बाद 7 दिसंबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कंबोडिया सीट पर प्रतिनिधित्व का अधिकार नवगठित गठबंधन सरकार को प्रदान किया। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा सदस्यता का निलंबन किया जा सकता है और उसको वापस सदस्यता प्रदान भी की जा सकती है। अब है सदस्यता का प्रत्याहरण। प्रत्याहरण यानी कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता वापस कैसे ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार के संदर्भ में चार्टर मौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संविधान है वो मौन है। ये सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार यानी विड्रॉ वापस लेने की न तो आज्ञा देता है और न ही मना करता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों को सदस्यता की वापसी के लिए रोक लगाई जाए। कुछ अन्य सदस्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को मान लीजिए स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार भी होना चाहिए। अंत में यह निश्चित किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्त प्रावधान न रखा जाए जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकें। पिछले संयुक्त राष्ट्र संघ के इस पूरे इतिहास को देखा जाए, पूरे जीवन काल को देखा जाए तो केवल इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहार यानी वापस लेना, अपनी सदस्यता वापस ली थी, परंतु 1 वर्ष बाद ही इंडोनेशिया ने दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता ले ली थी। ऐसे अनेक उदाहरण अवश्य हैं कि अनेक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और उनकी बैठकों का बहिष्कार या प्रत्याहार किया है, परंतु बाद में वो वापस लौट आए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग कर दिया था। 1 जनवरी 1985 में अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग कर दिया था। अमेरिका की तर्ज पर ही ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी यूनेस्को पर भ्रष्टाचार व कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया था। 12 वर्ष बाद 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण करने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का सूक्ष्मता से अवलोकन अगर हम करें तो हम ये स्पष्ट होता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों और मनोविज्ञान के प्रभाव में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हालांकि इस बात पर चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को व्यापक बना दिया जाए, विश्वव्यापी बना दिया जाए, परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब ये निश्चय किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जानी चाहिए। साथ ही ये भी तय किया गया कि यदि कोई राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है या उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सदस्यता की शर्तें जो समझ में आती हैं वो ये हैं: शांति प्रियता और उत्तरदायित्वों को निभाने की योग्यता और इच्छा। इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। व्यवहार में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण कर दिया है। अनेक नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करने में बड़ी शक्तियों का ही प्रभाव रहा है। बड़ी शक्तियों ने अपने इस अधिकार का विश्व में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में खुलकर प्रयोग किया। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश करने का अवसर ही नहीं दिया। साम्यवादी चीन 1949 से 71 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इसलिए नहीं प्राप्त कर सका कि अमेरिका उसका विरोधी था, परंतु जब अमेरिका ने के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों के कारण उसने इसका विरोध करना बंद कर दिया और साम्यवादी चीन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई सदस्य संख्या ने विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किए हैं। क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक प्रभाव में बहुत अंतर आ गया है। यद्यपि पश्चिमी यूरोपीय सदस्यों की
पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, परंतु इसके साथ ही साम्यवादी शक्तियों का प्रभाव क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। एशिया और अफ्रीका के राज्यों की सदस्य संख्या भी बढ़ गई है। पश्चिमी शक्तियों के लिए महासभा में 2/3 मतों को संग्रहित करना अब इतना सरल कार्य नहीं रह गया है। सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका महासभा का अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकता। महासभा की सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु शांति और समझौते का मार्ग अधिक उपयुक्त समझा जाने लग गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का बढ़ना इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिक से अधिक राष्ट्र विश्व के विकसित राष्ट्रों के संपर्क में आकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ विश्व में समानता का अनुभव करते हैं। महासभा में छोटे और विकासशील राष्ट्रों का बहुमत होता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने हितों की ओर, विश्व व्यवस्था की ओर ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न। चीन की सदस्यता के प्रश्न ने यह स्पष्ट कर दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन यानी कि फार्मोसा को ही चीन की वैध सरकार मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता। इस प्रकार सितंबर 1971 तक उसने चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग रखा। 1970 में जब चीन और अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवेश द्वार खुले और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संघ का सदस्य बना दिया। इसके साथ ही पहले चीन का प्रतिनिधित्व करने वाला फार्मोसा यानी कि ताइवान के राष्ट्रवादी चीन को इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकाला जाने वाला पहला देश है राष्ट्रवादी चीन यानी कि ताइवान। अब है सदस्यों की निष्कासन का प्रश्न। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई राष्ट्र जानबूझकर लगातार चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा निकाला जा सकता है। चूंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए, और महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। वो देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वो हैं ताइवान, जो कि राष्ट्रवादी चीन भी कहा जाता है। जब साम्यवादी चीन को संघ एवं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया तो ताइवान को अल्बानिया के प्रस्ताव अनुसार संघ की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। ताइवान से यह आग्रह किया गया कि वह ताइवान नाम से संघ का सदस्य बनना स्वीकार करे, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया और ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। होली सिटी या वेटिकन सिटी की स्थिति स्थायी रूप से एक तटस्थ प्रदेश की तरह से है। वेटिकन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग।